हाय हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त, ग्रेट। तो आज बहुत ही प्यारा सा लेक्चर आया है तुम लोगों का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 1 करेंगे आज। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि अपना प्यारा सा चैनल पे आज देखोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मज़ेदार फंडा कॉन्सेप्ट। आज कुछ बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो न्यूटन्स का नाम सुने हो आप लोग? न्यूटन साहब का जन्म हुआ था 1642 में और 1727 के बीच में न्यूटन साहब थे। कुछ बात समझ लेते हैं। ये हो गया न्यूटन साहब। न्यूटन साहब से पहले एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है गैलीलियो। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, मजा आएगा, है ना। गैलीलियो कब थे? गैलीलियो थे 1564 से 1642, यानी 1642 में न्यूटन साहब का जन्म हुआ। गैलीलियो थे और उनसे बोलता है कि 384 BC, BC मतलब बिफोर सेंचुरी, जब सेंचुरी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का गुरु था प्लूटो। वो 345 यानी इससे भी पहले उनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे। और एरिस्टोटल को ब्रेन माना जाता था उनके आश्रम के, यानी उस समय के ज़माने में मकदूनिया के राजा के दरबार में इनके पिताजी जो थे ना, नहीं मतलब विद्वान सब बैठे होते हैं ना, वो एक रतन थे वो। तो इनको उस समय जीनियस माना जाता था। वहीं से हम लोगों ने नेचर के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो एरिस्टोटल का क्या मानना था, जिनको गैलीलियो ने कुछ फॉलो किए और गैलीलियो के बाद न्यूटन ने उसी को जस्ट समझो कॉपी कर दिए। यानी न्यूटन का कोई अचानक से खोज नहीं था, एरिस्टोटल ने कुछ क्लू दिया था। उस क्लू को थोड़ा सा, उस पहेली को गैलीलियो साहब ने सुलझाया। इसलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये सुलझाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ। ये देखो एरिस्टोटल का फैलेसी, यानी एरिस्टोटल साहब कब थे? 384 BC, यानी ये 2022 चल रहा है। 2022 साल अब प्लस 384 साल पीछे चले जाएंगे, तब की बात है। यानी उस समय इतना सोचना ही अपने आप में बड़ी बात हो सकती थी, है ना। तो उस समय इन्होंने क्या सोचा? उन्होंने बोला कि एक यानी अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई बॉडी है और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कराना है। तो उन्होंने बोला कि किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहने के लिए उस बॉडी पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कहते हैं एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यस, बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लगातार बने रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। आज के टाइम में कितना हंसी वाली बात लगती है ना। सोचो उस समय पहली बार जो बताए थे ना, उस समय जिसको ब्रेन बोला जाता था, उन्होंने बताया था ये बात। आज के डेट में अगर अब्दुल कलाम बोलते कि ये बात होगी तो कोई काट नहीं सकता था। उस समय की बात है ना, समय की बात है। आज तो बहुत हम लोग डेवलप हो गए ना। तो उन्होंने बोला कि बॉडी को कंटिन्यू मूव करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इस बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहना है तो क्या चाहिए? फोर्स लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कराते रहना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा। इज दैट क्लियर? तो फिर इनके बाद आए ये महाशय, देखिए कौन है ये, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। देखो 1564 से 1642 की, ये उन दिनों की बात है। किन दिनों की बात है? ये उन दिनों की बात है
1564 1642। और न्यूटन साहब का पदार्पण कब हुआ था? 1642 में न्यूटन साहब आए और 1727 तक उनकी कहानी छा गए थे उस दौर में। न्यूटन साहब से सब डरते थे, इतने दिमाग के पास थे, मतलब इतने उनका जो बोलबाला था, बोलते न्यूटन के डर से कोई नहीं बोलता था, उसके लॉ को कोई नहीं काट सकता था। बहुत सारे लॉ को उन्होंने गलत भी दिए। तो 1564 से 1642 में उन्होंने बताया, क्या बताया भाई, ये क्या बताया, देखो इनको समझाता हूं मैं। उन्होंने बताया कि जैसे कि ये डबल इंक्लाइन प्लेन का कुछ फंडा बताया। डबल इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं, इससे ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि अगर ये कोई बॉडी है, u बराबर 0 से अगर इसको छोड़ दोगे और इसका हाइट अगर h है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा और उसी हाइट पर फिर जाएगा और वहां से आएगा, यहां से यहां जाएगा। इन्होंने लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में बताए। कौन है भाई? ये है गैलीलियोज। गैलीलियोज के एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या बताया? डबल इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट समझाया। बोले कि अगर इस बॉडी को यहां से छोड़ देंगे तो जितना हाइट से इसको छोड़ोगे, इधर जितना हाइट से बॉडी को छोड़ोगे उतने हाइट पर पहुंच जाएगा और वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से जाएगा। इसमें और समझाया, बोले देखो इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर दें तब, तो बोला तब भी यही हाइट तक जाएगा बॉडी, तब भी यहां से यहां आएगा, यहां जाएगा। बोला और अगर इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे कर देंगे तब, तो बोला तब भी उतना ही हाइट जाएगा। नहीं, और क्या बताया? और बताया कि अगर उस इंक्लाइन प्लेन को यूं मार दो, हॉरिजॉन्टल छोड़ दो, तो तब भी उतने हाइट जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर यहां छोड़ देंगे तो उतने हाइट कैसे जाएगा? तो इसका मतलब इस हाइट पर तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसका मतलब ये बॉडी इसी पर कंटिन्यू मूव करते रहेगा। हाँ, मतलब क्या हुआ कि उसी हाइट पर जाएगा, मतलब इनर्शिया। यानी अगर यहाँ आके अगर ये वेलोसिटी कुछ गेन कर लिया, यहाँ से छोड़ेंगे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी गेन हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी यहाँ गेन होगा उतने वेलोसिटी से चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा। और यहाँ कब पहुँचेगा? यहाँ तो कभी पहुँचेगा नहीं। इसका मतलब हुआ ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। यानी प्लूटो ने 384 BC पूर्व जो बात बताई थी ना, वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में गलत हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया यहीं से जन्म लिया, और इसी लॉज ऑफ इनर्शिया के आधार पर न्यूटन ने भी बताया। क्या बताया न्यूटन साहब ने? जो बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि लॉज ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन का पहला लॉ था, है ना। न्यूटन साहब का पहला लॉ हम लोग देखते हैं। ये देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, एक तरह से इनर्शिया का ही लॉ है। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ? हाँ, यहाँ लिखा हुआ है 1642 से 1727। ये उन दिनों की बात है। किन दिनों की बात है? ये उन दिनों की बात है जब गैलीलियो साहब के लॉज ऑफ इनर्शिया को ही लगता है उन्होंने डुप्लीकेट कर दिया। क्या बोलता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो बोलता है ये बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए। पहला बात क्लियर है। और क्या लिखा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ अगर बॉडी सम मान लेते हैं u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है,
तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यही है पहला स्टेटमेंट। हर बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल मतलब बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी फोर्स नहीं एक्ट होगा। तब तक जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूटन साहब के बाद ये लॉज ऑफ इनर्शिया, इसको किसने दिया था? इस लॉज ऑफ इनर्शिया को देने वाले कौन थे? इस लॉज ऑफ इनर्शिया को देने वाले कौन थे? इस लॉज ऑफ इनर्शिया को देने वाले महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो ने लॉज ऑफ इनर्शिया दिया। जैसा कि शुरू में बताए थे, क्या बताए थे? अगर बॉडी को यहां से छोड़ दें, ठीक है, गिरने के लिए h हाइट से, तो h हाइट से अगर गिरने के लिए छोड़ दें, उनका एक्सपेरिमेंट था, तो यहाँ आएगा, फिर उसी हाइट को गेन कर लेगा। तो उस हाइट को कब गेन करेगा? बोलो, यहाँ आएगा तो कब गेन करेगा? कभी गेन नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ जिस स्पीड से गिरेगा ना, वही स्पीड को मेंटेन रखेगा। मतलब है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके कारण ये अपोज करता है चेंज इन इस स्टेट का। मतलब है, जैसे देखो, अपोज करना मतलब क्या हुआ? जैसे हम बैठे हैं और मुझे कोई हटाना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? हटना नहीं चाहेंगे, तो उसको क्या, हटाओ मत, यानी विरोध करना। विरोध करना मतलब हम जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अगर मेरा अवस्था चेंज करना हो, क्या होगा? हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब मूव करेंगे, तब चेंज करेंगे अपना पोजीशन को। उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया वो गुण है जो बॉडी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। मतलब हुआ चेंज ऑफ स्टेट का विरोध करता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि उधर से एक ट्रक आ रही है बहुत बड़ा और ब्रेक फेल हो गया है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, एकदम पूरा पिचिंग रोड है, तो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो उसको हम चाहेंगे रोक देना, तो रुक जाएगा? बिल्कुल। जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है तो क्या करे होगा? अगर रोकना चाहेंगे तो हाथ को लगेगा कि मतलब अपोज कर रहा है, यानी जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यानी ट्रक आ रही थी जिस स्पीड से, उसी स्पीड को चाहेगा बनाए रखे। हम रोकेंगे तो हमारा विरोध करेगा, हमको भी विरोध करेगा। मतलब क्या हुआ? विरोध को कुचल डालेगा। विरोध को क्या करेगा? कुचल डालेगा। मतलब क्या हुआ? अपने अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने तरह का इनर्शिया है? 3 टाइप का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और बात ऊपर में बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, वो क्या है? कहता है कि बॉडी इनर्शिया जो है ना, डिपेंड करता है किन बातों पर? मास ऑफ बॉडी एंड मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ट्रांसलेशनल मोशन। कैसे? छोटा सा उदाहरण समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक ये खिलौना वाला गाड़ी है, खिलौना वाला कार है, और ये आ रहा है। इसका मास है कितना? खिलौना वाला कार कितना? 1 kg होगा? 1 kg भी नहीं होगा। ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और तुम हो सामने में, है ना? तुम हो सामने में, तो क्या इसको रोक दोगे? बिल्कुल रोक देंगे। लेकिन अगर इसी सरफेस पर बड़ा सा क्या आ रहा है? हाहाकार आ रहा है, ट्रक। ये ट्रक है और इसका मास जो है ना 2000 kg है, मान लेते हैं, और ये भी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ बच्चे, ये जो तुम हो यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? क्या इस ट्रक को रोक दे? यहां से रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, तुमको लेते हुए गायब हो जाएगा।
समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी दोनों का बराबर था, तो फिर ये बॉडी को हम रोक सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं रोक सकते हैं? यस, ये 10 मीटर इनर्शिया का मतलब क्या है? जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो ये चाहेगी 10 मीटर पर सेकंड से को बनाए रखना। तो 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम विरोध करेंगे तो उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब क्या हुआ? हाँ, कुचल डालेगा, यानी विरोधियों को कुचल डालेगा, क्योंकि जो जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, ये भी चाहता है अपनी अवस्था को बनाए रखना, लेकिन इसमें भैया मास कम है, तो इसको अपने इनर्शिया को बनाए रखने की जो एबिलिटी है ना, इसके तुलना में कम है। इसीलिए लिखा हुआ है मास ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। इज दैट क्लियर? उसी तरह से रोटेशनल मोशन को बनाए रखने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। बाद में हम लोग पढ़ेंगे उस बात को। तो अभी हम लोग बात करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने तरह का इनर्शिया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये तीनों को हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है ये, है ना। तो देखो बच्चों, तुमको मैं गैलीलियो साहब ने जो लॉज ऑफ इनर्शिया बताया, गैलीलियो साहब का जन्म कब हुआ था? 1564 ईस्वी, और गुजरे कब? 1642 में। इन दौरान उन्होंने एक जबरदस्त लॉ दिया, बाद में उसी को न्यूटन साहब ने कैरी फॉरवर्ड किया। लॉज ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे देखो, ये मोबाइल के ऊपर में कॉइन रखे हैं और नीचे ग्लास है, तो सिक्का अपने मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो चाहता है रेस्ट को ही बनाए रखना। जैसे देखो, अगर इसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा? उसी में सिक्का गिर गया। क्या हुआ? इसका मतलब सिक्का चाहता था कि अपने पोजीशन को बनाए रखना, तो मोबाइल उससे नीचे, अगर मोबाइल अगर बाहर गिर गया तो क्या होगा? सिक्का उसी में गिर गया, क्योंकि सिक्का का पोजीशन यहाँ था, तो चाह रहा था कि सिक्का यहीं पर बने रहे, यहीं पर बने रहे। जैसे देखो, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ, तो क्या करेंगे? जैसे इसको रख के इस कार्डबोर्ड को खींचेंगे ना, झटके से ना वहीं पर गिर जाएगा। ये कौन गिर जाएगा वहीं पर? ये सिक्का उसी में गिर जाएगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये भी है, जैसे कार में हम बैठे हुए हैं और सडनली मार दिए, एकदम गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं और सडनली स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा? हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? जैसे देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये कार है, ये कुछ भी है, मान लेते हैं ये चीज है, ये प्लांक है और इस पर आप खड़े हो। क्या हो? खड़े हो इस प्रकार से, और सडनली जर्क देके चल जाएगा, तो क्या हो जाएंगे हम? कुछ इस तरह से बॉडी हो जाएगा मेरा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा इस तरह से? इसलिए हो जाएगा इस तरह से क्योंकि ये वाला बॉडी को तो जकड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, और ये पूरे बॉडी जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या होगा? ये तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहेगा, इसीलिए ऐसे झुक जाता है। उसी प्रकार से ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? जैसे कार चल रही थी, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इधर आएगा और सडनली ब्रेक लगा देंगे, तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन तो रुक गया, लेकिन ये वाला तो चल ही रहा था, तो ये वाला आगे मुड़ जाएगा और इस तरह से हो जाएंगे। फील कर पा रहे हो कुछ कुछ? नहीं। उसी प्रकार से चलती ट्रेन से हम लोग, जैसे चलती बस से हम लोग कूद जाते हैं। मान लेते हैं कि ये बस है, अब बस से ये बस चल रही थी और ये बस का दरवाजा खुला और बस से हम लोग कूद गए। तो क्या होगा?
इस भाग को तो जमीन पकड़ लिया और ये बस जा रही थी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। तो जब कूदे थे तो मेरा पूरा पोर्शन 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था आगे, यानी ये कितना से चल रहा था, जिस समय कूदे थे 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट को तो जमीन पकड़ लिया, तो ये तो आ गया रेस्ट में, ये वाला हिस्सा तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये वाला हिस्सा 10 मीटर पर सेकंड को बनाए रखना है, इससे थप से गिरेगा। इसीलिए बोलते हैं चलते ट्रेन से नहीं कूदना चाहिए, कारण यही है, चलती बस से नहीं कूदनी है। हाँ, क्या होगा, पैर तो जमीन पकड़ लेगा लेकिन आगे का वेलोसिटी गाड़ी के वेलोसिटी के बराबर होगा, जिसकी वजह से हम ये आगे की तरफ मूव करते रह जाएंगे। ये तो रुक गया। अगर उतरना ही है ना तो जितना स्पीड से ये चल रहा था ना उतने स्पीड से दौड़ते रहोगे ना उसी के साथ में, तब जो है ना इनर्शिया ऑफ मोशन से बच सकते हैं। और गैलीलियो साहब का जो बोले है ना उससे बच जाओगे। क्या बोले हैं, जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अगर उस अवस्था को परिवर्तन करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन है। एक और है इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जैसे देखो ये कार, ये देखो चक्का है, मान लेते हैं ये कोई चक्का है गाड़ी का, ये गाड़ी का चक्का है। जैसे देखो, जैसे मान लेते गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है, देखो कीचड़ वगैरह होता है तो ऐसे फेंकाता है कीचड़, नहीं जो सटा हुआ रह गया ऐसे फेंकाता है कीचड़, टेंजेंशियली फेंकाता है कीचड़। वो क्या है, जैसे हम लोग, जैसे कि ये रोड है और रोड पर ये कार है, ठीक, और कार को हम ऐसे ऐसे, कार तो ऐसे रुक गई, कार तो ऐसे मूव कर गई, मान लेते हैं हम रोक दिए, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था ना, तो ये चाहेगा इसी अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, यानी इसका मुंडी यहाँ आ जाएगा, पैर यहाँ आ जाएगा। यानी अभी जो हम ऐसे थे ना तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसे बैठे हैं, मान लेते ऐसे बैठे, तो जैसे कि ऐसे बैठे हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला इनर्शिया की वजह से ये तो चाहता इधर जाते रहना ना, यानी ये वाला पोर्शन में, जैसे ये है बैठा हुआ पोर्शन और ये है ऊपर वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन तो गाड़ी के साथ गया, लेकिन ये वाला पोर्शन तो चाहेगा कि यहीं पर रहे, इसीलिए पीछे की तरफ झुक जाते हैं हम लोग। टर्निंग पर ऐसा होता है अक्सर, है ना, फील किए होंगे आप लोग। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी होता है, जैसे इनर्शिया आम का पेड़ है, ऐसे हिलाओगे तो टूट जाएगा, क्योंकि आम तो चाहेगा वहीं रहना, लेकिन हिलाएंगे तो वहीं रहना चाहेगा, अब पेड़ आगे बढ़ गया तो गिर जाएगा, वहीं टूट जाएगा। बात आ रही समझ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो बॉडी ये इसका टेंजेंशियल मोशन था तो चाहेगा टेंजेंशियल को बनाए रखना, यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फील आ रही है, मजा आ रही है, बोले थे ना कि बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, थैंक यू अभी नहीं करना है, अभी हम लोग जानेंगे मोशन के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पर समझने के लिए। क्या हो जाता है, फोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है समझने के लिए। तो सवाल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस देख हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे ना, थोड़ा समझा देता हूं। मैकेनिक्स में एक पार्ट था काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स था, और एक पार्ट होता है डायनामिक्स। बहुत बढ़िया। काइनेमेटिक्स में क्या हम लोग करते थे, मोशन को स्टडी करते थे, लेकिन मोशन के कारण को कंसीडर नहीं करते थे। यानी फोर्स इज नॉट एनालाइज्ड। इसमें क्या होता था, फोर्स इज नॉट एनालाइज्ड, फोर्स इज नॉट एनालाइज्ड। खाली इसमें पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे हम लोग, क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नहीं पढ़ते थे, वेलोसिटी पढ़ते थे हम लोग, एक्सेलरेशन पढ़ते थे हम लोग,
है ना, इसमें फोर्स का कहीं जिक्र नहीं होता था, इसी की जिक्र होती थी। लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है, मोशन को तो स्टडी करेंगे लेकिन मोशन के काउज को भी कंसीडर करेंगे, यानी फोर्स इज एनालाइज्ड, फोर्स इज ANALYSED, फोर्स का एनालिसिस होगा, वो वाला पार्ट को हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये फोर्स है क्या भाई, फोर्स क्या चीज है? देखो ये हम लोगों का शीट बना हुआ है, PDF के फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और वो क्लास से पहले क्या कर लेना है, अपने पास रखना है, और तो बहुत मजा आएगा, तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और मजा भी आएगा, है ना। तो कहता है कि इसमें लिखा हुआ है एनी पुश और पुल which either changes or tends to change the state of rest or uniform motion constant velocity, यानी ये क्या कहता है, फोर्स कोई पुश या पुल जो स्टेट ऑफ रेस्ट यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट की अवस्था को परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की टेंडेंसी रखे, या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा या चेंज करने की टेंडेंसी रखेगी, वही होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, मे चेंज ओनली स्पीड, सिर्फ स्पीड को बदल सकता है, मे चेंज ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को बदल सकता है, सिर्फ स्पीड को कब बदल सकता है, जैसे कि मान लेते हैं ये इधर तरफ जा रहा है वेलोसिटी या इधर फोर्स लगा तो क्या करेगा, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। जैसे देखो ये NCERT में भी दिया हुआ है, ये बॉडी इस तरह से जा रहा है v वेलोसिटी से, इधर हम फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, काइनेमेटिक्स में ही पढ़े थे हम लोग। ये फोर्स क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगा, नहीं तो सिर्फ फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को यहाँ नहीं बदलेगा, अगर जिधर वेलोसिटी है उधर लगेगा, तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो बदलेगा लेकिन मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है अब फोर्स इधर लगा दिए, वेलोसिटी है इधर, वेलोसिटी इधर है फोर्स इधर लगा दिए, तो क्या कहते हो, एक कंपोनेंट जो होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ जो होगा F cos थीटा, ये F cos थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और ये F sin थीटा क्या होगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल बढ़ेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो डायरेक्शन खाली चेंज करेगा, और कुछ एंगल पर रहे वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, से कुछ एंगल बनाए इधर फोर्स, तो क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी बदलेगा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट उसके डायरेक्शन को भी बदलेगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, सिर्फ डायरेक्शन को बदल सकता है, या दोनों को बदल सकता है ना, दोनों को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। कहता है मे चेंज साइज एंड शेप ऑफ बॉडी, जैसे जोर से मारेंगे ना तो इसके शेप और साइज को बिगाड़ भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, नहीं तो मे चेंज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, बहुत बढ़िया। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट होगा ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का तो बहुत प्यारा सा यूनिट है, हाँ न्यूटन से हम अपने ऑनर में नाम रखे हैं न्यूटन, या इसी को बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये MKS सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम, जिसको SI यूनिट भी बोल सकते हो। CGS सिस्टम में क्या करता है, डाइन बोलते हैं, DYN, डाइन नहीं, या डाइन कह सकते हैं, या केजी की जगह ग्राम ले लेंगे, मीटर के जगह सेंटीमीटर अपर सेकेंड स्क्वायर, ये किस सिस्टम में आएगा, CGS सिस्टम में होगा। और ये भी हम लोगों को पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये सब को क्या करना है, याद कर लेना है। एक और स्पेशल यूनिट है KGF, KGF
एफ। ये भाई शॉर्ट में क्या है, के मतलब किलोग्राम, के मतलब हुआ किलो, किलो ग्राम केजी, एफ मतलब फोर्स। ये क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है। इस एक केजी एफ को मैं समझा देता हूं क्या चीज होता है। जैसे कि मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये है अर्थ। क्या मान लेते हैं, ये है अर्थ मान लेते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं अर्थ, ये मान लेते हैं अर्थ। तो पता है अर्थ इस दुनिया में हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, पता है। तो कहता है एक केजी बॉडी को जितना फोर्स से खींचता है ना, वही हुआ 1 kgf। अरे ये तो बहुत आसान है, ये अर्थ है। क्या है ये, अर्थ है। तो अर्थ हर वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, पता है, बिल्कुल पता है। ये 1 kgf क्या है, तो कहता है एक केजी बॉडी को जितना फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वही वाला फोर्स, यस, 1 kgf है। ये किसके बराबर होगा, ये 9.81, ये 9.81 न्यूटन है। रफली में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन, या कह सकते हैं, या कितना कह सकते हैं, पाई स्क्वायर न्यूटन भी कह सकते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन को नहीं देखना तुम लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक्स आइडिया। तो अब देखते हैं हम लोग फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स समझते हैं। क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। ये टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो कुछ आधार है, उसके आधार पर हम बांटते हैं। जैसे कि एक तरह का टाइप्स ऑफ फोर्स को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सीट में लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, सबके बारे में बता रहा हूं कौन कौन है कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन कौन है नॉन कॉन्टैक्ट। और तीसरा जो है यह न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फटाफट सबके बारे में समझाता हूं मैं। और जो लास्ट वाला है वो है वीक फोर्स। वीक मतलब नामे है कमजोर, कमजोर फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ, जैसे देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको समझाएंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे मून सन को अट्रैक्ट करता है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो क्या दोनों एक दूसरे के टच में आता है, बिल्कुल नहीं। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी ये फोर्स लगता है लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्ज के बीच में, ये तो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में लगता है, चार्ज के बीच में। जैसे कि मान लेते हैं प्लस क्यू है और ये मान लेते हैं प्लस क्यू है, तो चार्ज प्लस प्लस रिपेल करेगा और प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, ये मान लेते हैं प्लस है और ये मान लेते हैं माइनस है, ये माइनस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक दूसरे को टच किए बिना अट्रैक्ट कर लेता है नहीं। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो नॉन कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया जो नॉन कॉन्टैक्ट है, और एक और है मैग्नेटिक फोर्स। ये सब फोर्स क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना दो बॉडी इंटरेक्ट करता है, इस प्रकार से दोनों के बीच में इस प्रकार से फोर्स लगता है कि दोनों कांटेक्ट में आए बिना लगाते हैं, यानी दूर से ही, हाँ दूर से ही लगा देता है फोर्स। तुम लोग भी लगाता होगा, बिना टच किए हुए फोर्स लग जाता है, होता है जा।
अब ये कांटेक्ट फोर्स कौन है? नाम सुना होगा, जैसे जैसे देखो, क्या नाम सुने हो? नाम सुने हो? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट होना जरूरी है। जब तक कांटेक्ट में नहीं रहेगा फ्रिक्शन लगेगा नहीं। नॉर्मल रिएक्शन नाम सुने हो? सब के बारे में जानेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, आर्कियन। और कौन सा है कांटेक्ट फोर्स? जैसे कि टेंशन हो गया, रस्सी में टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। नाम सुने? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और है ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स क्या होता है? जैसे कि हवा में तुम जा रहे हो तो हवा तुमको फोर्स लगेगा। जैसे पानी में तैर रहे हो तो पानी क्या होगा? तुमको फोर्स लगेगा। बॉयंसी वाला नहीं, ड्रैग अलग होता है। ड्रैग मतलब घिसते हुए तुमको हवा निकल जाएगी, तो ड्रैग फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब होता है। बात करेंगे आगे। ये बहुत नजदीक में, यानी 0.5 फर्मी से कम दूरी पर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। हाँ, उससे ज्यादा दूरी होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत नजदीक होने के बावजूद जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो उससे ज्यादा ताकतवर होगा। यानी इंस्पाइट, इंस्पाइट मतलब बावजूद, प्रोटॉन का, प्रोटॉन के चार चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा ना, से चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, बहुत नजदीक रख देंगे तो फोर्स बराबर फार्मूला जानते हैं कि नहीं? फोर्स का एक फार्मूला होता है, अगर एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज क्यू है। अभी उतना जानना जरूरी नहीं, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। अगर दोनों सेम सेम है तो क्या होगा? दोनों सेम सेम पर तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये मान लेते हैं प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों को फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फील कराता हूं मैं, KQ1 गुना Q2 बटा दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। ये होता है चार चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अब मान लेते हैं ये बहुत नजदीक रहेगा, 0.5 फर्मी। एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 0.5 फर्मी मतलब समझ लो कितना नजदीक होगा। उतना पर ये R बहुत कम होगा तो F बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो बहुत ताकतवर फोर्स लगेगा, क्योंकि R का मान अगर बहुत छोटा कर देंगे तो फोर्स का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन रह ही नहीं पाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा? धकेल के बाहर कर देगा। बात समझ में आ रहा है? ई प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव, ये प्रोटॉन प्रोटॉन भाग जाएगा तो न्यूक्लियस में रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। वही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इससे भी ताकतवर फोर्स लगेगा उसके बीच खींचने वाला। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि सबसे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक फोर्स क्या होता है? चलो वीक फोर्स के आगे बारे में डिस्कस कर देते हैं, ये वीक फोर्स क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखो जितना भी फोर्स हम लोग देखें, सारे के सारे फोर्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, याद रखना। सारे के सारे फोर्स को, सारे के सारे फोर्स जितना देखा तुम, सारे के सारे फोर्स को 4 कैटेगरी में हम लोग 4 टाइप में बांट सकते हैं, 4 टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन टाइप? तो सबसे एक एक करके मैं समझाता हूं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, TATIONAL। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसा कि तुमको पता है, क्या पता है? हाँ, पता है कि ये अर्थ है और ये कोई मास है ना। हर 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये F है, ये F है,
बराबर फोर्स से, मान लेते हैं ये 1 kg है और इसके बारे में तो तुमको पता है अर्थ का कितना मास होता है 10⁻24, 6 गुना 10⁻24 kg, बहुत ज़्यादा होता है नहीं। तो ये वाला मास दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इस यूनिवर्स में हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक मास ये है और एक मास ये, दोनों क्या करेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उतना डिटेल में नहीं जाना है हम लोग, हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और उस फोर्स का मान होता है Gm1 m2 बट्टा दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सीट में देख लोगे, पढ़ लोगे, डिटेल में जितना दिमाग में लगाना है। दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, कौन सा फोर्स है ये? इस यूनिवर्स का सबसे कमजोर फोर्स है ये। कौन? यस, ये। अगला देखो कौन सा है, अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहला क्या देखे, पहला हम लोग ए नंबर में देखे, ए नंबर में देखे ग्रेविटेशनल फोर्स के करके समझ लेते हैं। GravTATIO ग्रेविटेशनल फोर्स देखे। दूसरा नंबर में देखे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है लिखेंगे नहीं, सीट से PDF डाउनलोड कर ले। चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहता है पुश पुल ग्रेविटेशन को छोड़ दो तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में MACRO मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो कहता है ऑल MACRO मैक्रोस्कोपिक, ऑल मैक्रोस्कोपिक में एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, नाम सुने हो? नॉर्मल रिएक्शन, रस्सी में टेंशन, सिखाएंगे बाद में कैसे, फ्रिक्शन, जितना भी नाम सुने हो ना। मैक्रो मतलब क्या हुआ? बड़े पैमाने पर। माइक्रो मतलब छोटे पैमाने पर। जैसे देखो न्यूक्लियर फोर्स माइक्रोस्कोपिक हो गया, MICR छोटे पैमाने पर, बहुत बारीकी में स्टडी होती है। बड़े पैमाने पर, मोटे मोटे बड़े पैमाने पर जो बात होती है ना उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन। जैसे बोलेगा फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है तो क्या बोलेंगे? टेंशन रो, फ्रिक्शन, नॉर्मलाइजेशन, मस्कुलर फोर्स एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग फोर्स। ये जितना फोर्स देख रहे हो ना सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलेगा टेंशन रस्सी में कैसा फोर्स है, बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बाद में समझाऊंगा ना सब और भी अच्छा से, अभी फिलहाल बस इंट्रो दे रहा हूँ फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सारा रस्सी में टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। पूछेगा, कई बार पूछा है फ्रिक्शन कैसा फोर्स है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। दिखाएंगे कैसे होता है। और कौन बच गया? एक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी कि हम लोग बात किए थे। C नंबर में कौन सा होगा? न्यूक्लियर फोर्स। 4 भाग में बांट दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स। ये 0.5 से कम रहेगा तो रिपल्सिव। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन समझते हैं? जैसे एटम है, एटम में एक छोटा सा जगह होता है सेंटर पर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो कहता है प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। अभी अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? तो याद रखना है न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जीरो भी होता है ना।
ये फर्मी यानी ये रेडियस जो होता है ना, एंगस्ट्रम में होता है, 10⁻⁵ में, एंगस्ट्रम में ये होता है रेडियस, यानी ये होता है एंगस्ट्रम में नहीं, फर्मी में, 10⁻15 के ऑर्डर में, ये होगा 10⁻10 के ऑर्डर में। रेडियस कितना होगा, ऑर्डर होगा 10⁻10 मीटर, और इसका जो रेडियस होगा ना 10⁻15 मीटर का ऑर्डर होता है, इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना। तो कहता है कि 0.5 फर्मी से आर अगर कम रहेगा तो ये होगा रिपल्सिव फोर्स, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन पर रिपल्सिव लगाएगा। और कहता है कि आर का मान 40 फर्मी से ज़्यादा होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव होता होगा। देखो 0.5 से पहले रिपल्सिव यानी बहुत नज़दीक आएगा तो धक लेगा, और बहुत दूर जाएगा तो फिर खींचेगा, और ज़्यादा दूर चलेगा तो ना खींचेगा ना धक लेगा। तो इसका मतलब हुआ अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। याद रखना, इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब सवाल उठता है चौथा नंबर, डी नंबर का वीक फोर्स। चौथा नंबर का कौन सा बचा, ABCD में वीक फोर्स, WEAK वीक फोर्स। ये वीक फोर्स क्या होता है, तो कहता है जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कहता है N/P बराबर अगर 1 होता है तो स्टेबल हो जाता है। अच्छा से समझना, वह N/P यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर होता है तो बोलेंगे न्यूक्लियस जो है स्टेबल है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस स्टेबल है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन की संख्या 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो इस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो दुनिया में सब कुछ स्टेबल होना चाहता है कि नहीं। तुम भी चाहते हो पढ़ लिख के स्टेबल हो जाए, स्टेबल मतलब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, तो स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है, स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, तो कहता है न्यूट्रॉन जो है ना अपने आप इस वीक फोर्स के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, और बाय इमिटिंग यह एंटी न्यूट्रिनो, क्या है, एंटी न्यूट्रिनो निकाल देता है। ये किसके वजह से होता है, वीक फोर्स की वजह से होता है। जैसे तुम लोग, जैसे कि नाम हम लोग सुने होंगे वीक फोर्स में, कहता है कि ये जो फोर्स है ना, कहता है रेंज वेरी स्मॉल होता है, इनफैक्ट मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन का साइज और न्यूट्रॉन के साइज से भी कम दूरी पर ये लग सकता है। ये बात क्लियर हो गया। और ये कहता है कि इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एनी टू एनी, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो कहता है एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में ये लगता है। और ये है ना, ये बहुत कमजोर फोर्स है, ग्रेविटेशन से थोड़ा ज्यादा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना होता है, किसके कारण होता है, न्यूक्लियर फोर्स के अनबैलेंस के कारण। इससे पहले जो न्यूक्लियर फोर्स बताए थे, न्यूक्लियर फोर्स जब अनबैलेंस हो जाएगा, यानी फोर्स अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव है उससे ज़्यादा अगर प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा तो न्यूक्लियर फेनोमेना अल्फा बीटा फ्यूजन वगैरह हो जाता है। तो अब हम बताते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़े ना, क्या क्या पढ़े, तो सबसे कमज़ोर फोर्स इस नेचर का कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर है। ग्रेविटेशनल के बाद कौन फोर्स आता है नंबर, ग्रेविटेशनल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट से लिखता हूं मैं, देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से जस्ट पीछे कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद रेशियो हम लिख रहे हैं, उसके बाद वीक फोर्स, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रेशियो तुमको पता है क्या होगा, रेशियो
इसका हम लोग चाहते हैं रेशियो निकालना। क्या चाहते हैं? रेशियो निकालना। तो क्या रेशियो है पता है? ये अगर 1 है तो ये कुछ है 10 टू द पावर, इस पर क्या चढ़ाएंगे? 10 टू द पावर इस पर क्या चढ़ाएंगे, और 10 टू द पावर इस पर क्या चढ़ाएंगे? थोड़ा सा सोच के बताओ तो, दिमाग पर जोर डालो तो। हाँ, ये है -2, ये है -7, ये है -38। अरे वाह, यानी इसके तुलना में ये जो है ना, यानी इसके तुलना में ये 10 टू द पावर 38 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर है रिलेटिवली। इसका मतलब ग्रेविटेशनल जो है इस दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन फिर भी दिखता है। कैसे? मून, सन, अर्थ, ये जो सोलर पूरे सिस्टम है ना, सब ग्रेविटेशनल फोर्स का देन है, वरना ये सिस्टम डिस्ट्रॉय कर जाएगा। सब कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बाइंड करके रख रहा है। अगर रिपल्सिव होता तो सब एक दूसरे से इन्फिनाइट दूरी पर भाग जाता है। नहीं देखते, मून सन के बीच में डिस्टेंस फिक्स किया हुआ है ना? अगर रिपल्सिव तो सब होता है, सब यूनिवर्स का लंबाई बढ़ते जाता है, यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करते जाता है, तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है और दिखाई भी देता है। कैसे दिखाई देता है? मून, अर्थ देखो ना, एकदम बना हुआ है बरसों से, जमाने से मून वहीं पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई देता है, कैंसिल नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो समझ में आया फोर्स का इंट्रोडक्शन? क्लियर है? अब कुछ चीज को हम थोड़ा सा समझाते हैं तुमको। जैसे 1-2 चीज बार बार तुझको परेशान करेगा, उसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। जैसे है नॉर्मल रिएक्शन, उसको हटाता हूं, रुको। एक दो बात है ना, बहुत दिक्कत करता है, वो बात को हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या क्या बात है देखते हैं।